बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलो, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे सुजलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज हम जो अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है बेसिकली DNA रिपोर्ट की एडमिसिबिलिटी और इसकी एविडेंशियल वैल्यू। इस पर मैंने एक क्वेश्चन फार्मूलेट किया है जो मुमकिना तौर पर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके मुतल्लिक एक कन्फ्यूजन पाई जाती थी जो 2016 के अंदर आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट आई, जिस पर उन्होंने इसकी एडमिसिबिलिटी के मुतल्लिक क्वेश्चन रेज़ किया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये जो DNA रिपोर्ट या DNA एक्सपर्ट की रिपोर्ट चूँकि CRPC के सेक्शन 510 के अंदर मेंशन नहीं है तो इसलिए ये इनएडमिसिबल है। इसकी एडमिसिबिलिटी पे उन्होंने क्वेश्चन रेज कर दिया। टिल दैट मोमेंट इस हवाले से कन्फ्यूजन पाई जा रही थी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जजमेंट आई PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट पेज 362 इसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ इस कन्फ्यूजन को ख़त्म किया गया है और फिर इसकी एविडेंशियल वैल्यू पर भी बात की गई है। इस पर मैंने जो क्वेश्चन फार्मूलेट किया है पहले मैं आपके सामने रखता हूं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल द एडमिसिबिलिटी एंड एविडेंशियल वैल्यू ऑफ DNA इन द लाइट ऑफ टू लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टेड एज अजीम खान वर्सेस मुजाहिद खान, reported as 2016 SCMR page 274 and Ali Haider versus Jameel Hussain reported as PLD 2021 Supreme Court page 362। Dear fellows, पहले अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि इस केस के अंदर आसिफ सईद खां खोसा साहब ने क्या बात की। आसिफ सईद खां खोसा साहब ने इसके हवाले से ये बात की कि अगरचे जो DNA रिपोर्ट है वो 59 के तहत एक्सपर्ट की डेफिनेशन में तो फॉल कर सकती है, लेकिन 510 के अंदर जो रिपोर्ट्स दी गई हैं जैसे सीरियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट है और रिपोर्ट्स हैं वहाँ पर इस रिपोर्ट का जिक्र नहीं, तो इसलिए इसकी एडमिसिबिलिटी पर उन्होंने क्वेश्चन उठा दिया। इस केस के अंदर जो अजीम खान वर्सेस मुजाहिद खान 2016 SCMR पेज 274 के अंदर। अब जब ये जजमेंट आई, ये जजमेंट जो है वो सैयद मंसूर अली शाह साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने आथर की है। उन्होंने अजीम खान वाली जजमेंट को पहले डिस्कस किया है और फिर अपना व्यू पॉइंट दिया है। उन्होंने इस व्यू पॉइंट को 3-4 ग्राउंड पर जो है वो कहा है कि इसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिव्यू करती है और अब सिचुएशन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। उन्होंने कहा कि DNA रिपोर्ट जो है वो एडमिसिबल है। पहली उन्होंने ये बात की कि 2016 तक जो DNA था उसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन हासिल नहीं थी, यानी 53A का सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन D जो CRPC के अंदर आया, ये पहले इस CRPC के अंदर मौजूद नहीं था, ये 2016 के अंदर इस जजमेंट के बाद आया। दूसरे ने कहा कि 164B जो DNA के साथ रिलेट करता है, ये सेक्शन भी 2016 इस जजमेंट के बाद आया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो आया कि ये एक्सपर्ट ओपिनियन है या नहीं है, या ये 510 के अंदर फॉल करती है या नहीं करती, तो उन्होंने कहा कि ये जो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी एक्ट 2007 है उसका जो सेक्शन 9 है उसके अंदर ये कहा गया कि एक्सपर्ट ऑफ द PFSA इज कंसीडर्ड टू बी एन एक्सपर्ट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 510 CRPC, देयरफॉर DNA टेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय एन एक्सपर्ट ऑफ द PFSA इज पर सी एडमिसिबल। ने कहा कि ये जो PFSA एक्ट आया उसके अंदर स्पेसिफिकली उन्होंने ये कह दिया कि ये एक्सपर्ट की रिपोर्ट है और ये वही एक्सपर्ट समझा जाएगा जो 510 के अंदर है और उसकी रिपोर्ट जो है वो पर सी एडमिसिबल है। ये फेलोज, जहाँ तक इसकी एडमिसिबिलिटी का ताल्लुक है तो फिर उन्होंने ये भी बात की कि 164 जो कानून शहादत ऑर्डर का आर्टिकल है उसके तहत साइंटिफिक बुनियाद पर जो भी एविडेंस आएगी उसको एडमिट काबिल अदखाल शहादत है। सो मच सो उन्होंने कहा कि 2017 के अंदर एक प्रोवाइजो अमेंडमेंट करके इस आर्टिकल के अंदर डाली गई, और वो प्रोवाइजो क्या थी? उन्होंने कहा प्रोवाइजो टू आर्टिकल 164 एडेड इन ईयर 2017 provides that conviction on the basis of modern devices and techniques may be lawful। उन्होंने कहा जब इतनी क्लैरिटी के साथ स्टैट्यूटरी प्रोविजन मौजूद हैं तो अब ये
एडमिसिबल है। अब इसके हवाले से उन्होंने जो एग्जैक्ट वर्डिंग यूज की वो मैं आपके सामने पहले एडमिसिबिलिटी के हवाले से रखता हूँ, फिर इसकी एविडेंशियल वैल्यू की तरफ हम जाएंगे। उन्होंने कहा डीएनए रिपोर्ट लाइक एनी अदर ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट अंडर आर्टिकल 59 is relevant and thus admissible. Article 164 of the QSO further underlines the admissibility, reliability, and weightage of modern scientific forensic evidence, including the DNA test, as the said article provide that convictions may be based on modern techniques and devices. Categorically इन्होंने ये कह दिया कि ये डीएनए रिपोर्ट के मतलब जो एडमिसिबिलिटी के हवाले से कन्फ्यूजन पाई जाती है उसको क्लैरिफाई कर दिया और वंस फॉर ऑल ये डिसाइड कर दिया कि ये एडमिसिबल है विदाउट एनी डाउट। अब जहाँ तक इसकी एविडेंशियल वैल्यू का ताल्लुक है तो इस पर भी फॉर द फर्स्ट टाइम इतनी क्लैरिटी के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू पॉइंट है वो इस पर आया। उनने ये कहा कि पहले मैं वो फाइंडिंग जो एग्जैक्ट वर्डिंग उन्होंने यूज़ की वो आपके सामने रखता हूँ, फिर जिस बुनियाद जो उन्होंने रीजनिंग दी वो भी आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट corroborative पीस ऑफ एविडेंस है कि डीएनए एविडेंस इज कंसीडर्ड एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एन अक्यूज्ड। As a sequel of above discussion, it can safely be concluded that DNA test, due to its accuracy and conclusiveness, is one of the strongest corroborative pieces of evidence. अब इस हवाले से उन्होंने जो रीजनिंग दी, पहली रीजन उन्होंने ये दी कि दिस साइंटिफिक एविडेंस इज मच स्पीडियर, स्पेसिफिक, एक्यूरेट एंड कंक्लूसिव देन एनी अदर ह्यूमन एविडेंस and can stand the scrutiny of the court to determine the guilt or innocence of an accused. पहले उन्होंने रीजनिंग ये दी कि ये स्पीडियर है, स्पेसिफिक है, एक्यूरेट है और कंक्लूसिव है एज कंपेयर टू अदर पीसेज ऑफ एविडेंसेस। दूसरा था थ्रू द यूज ऑफ डीएनए एविडेंस प्रोसिक्यूटर्स कैन एस्टैब्लिश द गिल्ट ऑफ अक्यूज्ड एट द सेम टाइम डीएनए एड्स द सर्च फॉर ट्रूथ बाय एक्सोनरेटिंग द इनोसेंट। यानी ये दोनों के लिए हेल्पफुल है, यानी वो शख्स जो अक्यूज्ड अनलॉफुली, इलीगली या रॉन्गली इम्प्लीकेट होता था वो भी नहीं होगा और जो अक्यूज असल था उसकी कन्विक्शन में भी ये मददगार साबित होगा। दूसरी उन्होंने जो रीजनिंग दी वो ये दी कि जब 164 के प्रोवाइजो के अंदर ये कह दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस प्रोक्योर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स एंड डिवाइसेस, उसकी बुनियाद पे कन्विक्शन हो सकती है, तो इसलिए इसकी एविडेंशियल वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, तीसरी बात उन्होंने बड़ी अहम की, उन्होंने कहा कि लेकिन इसका यूजफुलनेस जो है वो डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है कि इसकी कलेक्शन सही तरीके से हो, इसकी पैकेजिंग सही तरीके से हो और इसकी फिर ट्रांसफ़र जो है वो सही तरीके से हो। वो एग्जैक्ट वर्ड मैं आपके सामने रखता हूँ। यूजफुलनेस ऑफ डीएनए एनालिसिस however depends mostly on the skill, ability and integrity shown by the investigating officers who are the first to arrive at the scene of the crime. Unless the evidence is properly documented, collected, packaged and preserved, it will not meet the legal and scientific requirements for admissibility into a court of law. ये fellows, इस जजमेंट जो PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट पे 362 आया, इससे हमें ये पता चला कि अब जो डीएनए है विदाउट एनी डाउट इज एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है और स्ट्रॉन्गेस्ट corroborative पीस ऑफ एविडेंस है। बहुत शुक्रिया।